हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल के सॉल्यूशन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उनके डिटेल में देखा था कौन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सीखना है कि यार एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल होता क्या और बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। तो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिसिटी में डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल में लिखेंगे इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पहले आप एक बार लिखिए, उसके बाद मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बताऊंगा कि एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आपने लिखा होगा यहाँ पे इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इतना आपने लिखा। अब बेसिसिटी में लिखेंगे, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी के डेफिनेशन। अब बात आती है बेसिसिटी की। तो बेसिसिटी में लिखेंगे इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ क्या लिखेंगे, टेंडेंसी की स्पेलिंग क्या होगी, आपने क्या लिखा, इट इज अ टेंडेंसी लिखेंगे। इट इज अ टेंडेंसी टू डोनेट, इट इज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस आयन। अच्छा, ये रही बेसिसिटी के बारे में। तो याद रखिएगा बेसिसिटी इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। और जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी। लिख लीजिएगा ये दो बातें। और उसके बाद अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एक्चुअल में ये तो डेफिनेशन की बात होगी, अब रियल में मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में अब समझाता हूँ। प्लीज ध्यान से देखिएगा और मतलब समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होगा जो कहीं पे जाके किसी पे अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल अगर मैं हूं तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे खुद जाके क्या करूंगा, अटैक करूंगा। अगर जो स्पीसीज अटैक कर रही तो याद रखिएगा वो क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा बेसिसिटी मतलब मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं अगर H प्लस को अपना आयन डोनेट कर देता हूँ, किसको, H प्लस को, तो मैं क्या कहलाऊंगा, बेसिसिटी कहलाऊंगा। अब मेरे भाई फॉर एग्जाम्पल बहुत ही की बात बोलने वाला हूं, डिफरेंस समझा रहा हूं, देखिएगा। जैसे ये है OH माइनस और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, कोई एसिड ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काम की बात है। और दूसरे में मैं क्या ले रहा हूं, OH माइनस और यहां पे मैं ले रहा हूं CH3I। क्या ले रहा हूं, CH3I। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, काम की बात ये है क्योंकि मुझे पता है आयोडीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे OH माइनस को क्या दिख रहा है, यहाँ से एक H प्लस दिख रहा है। क्या एसिड क्या होता है, जो H प्लस लूज करे, तो बेटा OH माइनस को यहाँ पे क्या मिल सकता है, H प्लस मिल सकता है। तो OH माइनस यहाँ से क्या निकालेगा, H प्लस निकाला, मतलब अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा। H प्लस को दे देगा तो इधर क्या मिल जाएगा, वाटर। तो यहाँ OH माइनस किसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, H प्लस के साथ। तो ऐसे स्पीसीज ये इस टाइम पे ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएगा। क्या कहलाए, बेस। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा तो और आयोडीन क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 किसने अटैक किया, OH, और आयोडीन निकल जाएगा। इसी को आगे चल के अगला हमारा टॉपिक है, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये हमारा जो निकल रहा है ये है लिविंग ग्रुप। अब मेरे भाई OH माइनस इस केस में क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और अटैक कौन करता है, अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रेट दोनों सेम था, सबस्ट्रेट मतलब OH माइनस दोनों में सेम थे, बट अगर मैं बदल दे रहा हूँ, ये रिएक्टेंट वाला सबस्ट्रेट, इधर मैंने एसिड रख दिया और इधर मैंने CH3 है, तो OH माइनस इसके साथ किसके तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। लेकिन नीचे OH माइनस इसके साथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जहां पे अटैक करता है, जो अटैक करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो H प्लस आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये होता है स्लाइटली डिफरेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में। जल्दी से अगला हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर कंपेरिजन ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। जल्दी से अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, ये इंपॉर्टेंट ही, अब जो हम अब की कहानी वो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी।
रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ क्या बोला, रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पहला रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर एनायन है, जो एनायन होगा वो अपने न्यूट्रल फॉर्म से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा एंड बेसिक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एनायन है और उसी का अगर मैं न्यूट्रल फॉर्म लेता हूँ तो एनायन जो होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होगा और उस ज़्यादा बेस भी अच्छा होगा। किसके कंपैरिजन में? अपने न्यूट्रल्स के कंपैरिजन। जैसे ये है OH-, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका न्यूट्रल स्पीसीज कौन होगा? वाटर। तो मेरे भाई ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा और ये अच्छा बेस भी होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। पहला एग्जांपल ये लिखिए, दूसरा NH2- लिख लीजिए। ये NH2- इसका न्यूट्रल क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तीसरा लिख लीजिए एसीटेट आयन RC+O- और इसका न्यूट्रल क्या लिख लीजिए? RC+OH। तो ये किसकी बारी है? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस। जल्दी से इतनी कहानी लिखेंगे और इसी में मैं एक और आपको बता देता हूँ। चौथा लिख लेना, SH- इज ग्रेटर देन RSH, नहीं H2S लिख लो। क्या लिख लो? H2S। पांचवा लिख लेना मेरे भाई PHO-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, और ये PHOH है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फिनॉल। ये फिनॉल, ये है फिनॉक्साइड आयन। तो ये याद रखना, अगर मैं इसका एनायन ले रहा हूँ न्यूट्रल के कंपैरिजन में, तो जो एनायन होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा और ज़्यादा बेसिक भी होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये हमारा पहला रूल था। अब दूसरा रूल ये पढ़ेंगे। दूसरा रूल के बारे में ध्यान से देखिएगा। दूसरा रूल आप पहले लाइन लिखेंगे, लाइन में नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे, लिखो व्हेन डोनर एटम्स आर, क्या लिखो? व्हेन डोनर एटम्स आर, अच्छा लिख दे रहा हूं आपके लिए, व्हेन डोनर एटम्स आर, क्या बोला था मैंने? व्हेन डोनर एटम्स आर, क्या लिखना था आपको? व्हेन डोनर एटम आर सेम, व्हेन डोनर एटम आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब क्या है बताता हूं। व्हेन आपको लिखना था व्हेन डोनर एटम आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज, देन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड बेसिसिटी, क्या लिखना आपने? व्हेन डोनर एटम आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज, देन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी फॉलोज सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। क्या मतलब है? व्हेन डोनर एटम आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज, मतलब अगर डिफरेंट स्पीसीज में डोनर एटम क्या हो? सेम हो, तो उस केसेस में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी भी क्या आएगी? सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा सवाल देता हूँ। जैसे मेरे भाई ये CH3S =O-, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? एसीटेट आयन से, CH3C=O-, और इसका कंपैरिजन भी मैं किससे कर रहा हूं? फेनॉक्साइड से, और इसका भी कंपैरिजन मैं कर रहा हूं RO- से। तो पहले आप मुझे बताएंगे कौन अच्छा बेस होना चाहिए और कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपके हिसाब से। यहाँ पे OH- लगा लो, फिर लिखना RO-। आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई प्लीज़, GOC में भी ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ये एनायन क्या कर रहा है? एक इक्विवेलेंट, खुद ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका और बनेगा सेम एटम से सेम एटम पे अगर चार्ज जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जो कि हाईली स्टेबल होता है। ये और एक नीचे से भी करेगा, तो यार ये एनायन तो बढ़िया स्टेबल है, तो यार किसी पे क्यों जाके अटैक करेगा मेरे भाई? मैं स्टेबल हूँ तो मैं क्यों जाऊँ किसी पे, या मैं अपना नेगेटिव चार्ज किसी H+ को क्यों दूँ? तो भैया मैं स्टेबल हूँ। फिर कौन ज़्यादा स्टेबल है? फिर ये लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है? RO- कर लूँ ना इसका, RO-। तो ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये ज़्यादा बेसिक भी हो जाएगा और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई स्पीसीज लीस्ट बेसिक है, लीस्ट स्टेबल है, तो वो ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। ये स्टेटमेंट हर जगह नहीं वैलिड है, इस केस के लिए बता रहा हूँ जब डोनर एटम क्या होंगे? सेम होंगे डिफरेंट स्पीसीज में, उस केस के लिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, GOC में ये चीज़ अपन ने सीखी थी। ये है O-, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बेटा NO2, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ O-, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साइनाइड, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नॉर्मल O-,
और यहाँ पे मेरे भाई मैं लगा रहा हूँ O माइनस विद CH3। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये O माइनस सबसे ज़्यादा NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, ऑर्थो और पैरा पे। हमेशा याद रखिएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये पैरा, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M। साइनाइड का भी कौन सा, -M। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या लगेगा मेरे भाई, +H और +I। इसमें भी -M के साथ -I, -M के साथ -I। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एनायन है, तो एनायन को NO2 क्या कर रहा होगा, -M के थ्रू खींच के स्टेबलाइज कर दे रहा होगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये कम स्टेबल, ये तो और कम स्टेबल, और सबसे डिस्टेबल ये। तो अगर मैं स्टेबल हूँ, जैसे ये वाला ये स्टेबल, तो भैया क्यों किसी पे जाके अटैक करेगा, या क्यों अपना नेगेटिव चार्ज किसी H+ को देगा जब स्टेबल है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर भी कुछ ऐसा आएगा। किसका ऑर्डर आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताना है इस बार, लेकिन खुद आप बताएंगे इस बार। अगर मैं आपको दे रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल, ये है एथाइल अल्कोहल और ये है नॉर्मल वाटर। आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेसिक और कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होना चाहिए। और फोर्थ एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, PHOH है, फिनॉल है, और उसको मैं वाटर से कंपैरिजन करा रहा हूँ। तब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी सोच के बताइए। ये दो सवाल आप सोचते रहिए, तब तक मैं नेक्स्ट एक और सवाल लिखता हूँ आपके लिए। बहुत प्यारा सा सवाल है, इधर का जल्दी से लिख लेना। तीसरा चौथा आपको सोचना है, तब तक मैं इधर पांचवा सवाल आपके लिए प्यारा सा बनाता हूँ। इतना लिख लेना, और आपको ही बताना, इस बार नहीं बताने वाला हूँ। पांचवा में लिखेंगे मेरे भाई, मार्कर भी देखो चल नहीं रहा है, अब क्या हो गया मार्कर को। अगर मैं आपसे कहूँ, ये है CH3NH- और ये है NH2-, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ बेंजीन पे NH-, ये 3 है। और इसके साथ मैं आपको एक और दे रहा हूँ, C+NH-, और इसके साथ एक और, हाँ एक और दे देता हूँ इसके साथ में। नहीं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा 5th एग्जाम्पल है। 6th एग्जाम्पल में देता हूँ, बहुत प्यारा सा मैंने सोच के लिखा है इसको, CH3NH2। कर लोगे वैसे। इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इसी का मैं न्यूट्रल फॉर्म ले रहा हूँ। न्यूट्रल फॉर्म में ये NH2 हो जाएगा मेरे भाई, और ये क्या हो गया, अमाइड हो गया, एसिटामाइड। इसी में 7th एग्जाम्पल। अच्छा 7th एग्जाम्पल जिसने बताया, मैं मान जाऊंगा कि उसका दिमाग बहुत तगड़ा चलता है। वो तगड़ा दिमाग हमने GOC में देखा भी है, GOC में ऐसे सवाल हमने किए भी। अगर आपने बता लिया तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, आपको कौन कौन से सवाल 3, 4, 5, 6, 7 आपको खुद से बताने जल्दी। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, C2H5 +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और उतना अच्छा बेस है। तो इन दोनों में ये। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या PHOH और ये वाटर। इसमें मुझे पता है ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा क्या, यस और नो। तो अगर ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली नहीं इन्वॉल्व है कहीं रेजोनेंस में, तो खाली कौन सी होगी, वाटर की। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी, इसमें ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। अब मेरे भाई ये वाला देखिए, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, जो कि हाईली स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज़्यादा बनेंगे, बट यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है। ये चीज़ हमने GOC में पढ़ी। तो ये सबसे लीस्ट अनस्टेबल है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी भी यही हो जाएगा। सेम कहानी इसके साथ हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको बताना है, इसमें मैं कुछ नहीं आपकी मदद करूँगा, आपको खुद बताना है इसमें, ठीक है। बताएंगे क्या? अब अगर आप बता ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बता पा रहे हो तो इसमें मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो लोन पेयर है और यहाँ जो लोन पेयर है, मेरे भाई आपने अम्ब्रेला इन्वर्जन या फ्लिपिंग ऑफ अमोनिया पढ़ रखा था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 एथाइल है, तो ये क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक जगह रुका नहीं होगा, लोन पेयर का ये पूरा फ्लिप कर रहा होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ रुका ही नहीं होगा, ये चारों तरफ घूम रहा होगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, कहीं पे एक जगह लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो जाके अटैक करे। इसका लोन पेयर क्या है, चारों तरफ घूम रहे हैं। जबकि यहाँ पे मुझे पता है ये बाईसाइक्लोटाइप के स्ट्रक्चर है, तो ये अगर ये फ्लिपिंग ही नहीं कर सकता, फ्लिपिंग नहीं करेगा, तो इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा क्या।
और ये कैसा होगा मेरे भाई, ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड एक जगह रुका ही नहीं, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात बताया है मैंने आपको, जल्दी से ये सवाल लिखिएगा। अब इसी में कुछ एक्सेप्शन समझ लो, या हाँ एक्सेप्शन ही समझ लो। अब जो मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ थोड़ा हट के एग्जाम्पल है, जिसको आप नोट में करके लिखेंगे, तो नोट करके पॉइंट डालना, नोट नंबर 1। जल्दी से इतनी कहानी लिखो, तब तक मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको नोट के कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। नोट का पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं, ये है CH3O- और ये है CH3CH CH3O-, ठीक है, CH3O- हो गया, CH3CH, और ये हो गया CH3C CH3CH3O- हो गया। मेरे भाई आपको इस बार ये बताना है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल और कौन अच्छा बेसिसिटी। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप गलती कर सकते हो उसमें, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से बताइएगा, इसमें गलती आपको नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिमाग लगा के आपको बताना है। ध्यान से देखना। अब मेरे भाई सुनना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, कहीं जाके अटैक करना। अब मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं कहीं जाके अटैक करूँगा, अगर मेरी तरफ चारों तरफ भीड़ रहेगी तो मैं कहीं पे इजीली जाके अटैक नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कहीं पे जाके अटैक करनी। यहाँ पे अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन, और इसके चारों तरफ क्या है, क्राउडिंग है। क्राउडिंग होने की वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिस पे क्राउडिंग कम होगी, जिस पे, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, तो ए ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बी से। ये आया न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन मेरे भाई बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, H+ को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी, मतलब H+ मेरे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाएगा। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मैं H+ को उतना इजीली दे पाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, यहाँ पे 3 CH3 का प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बेसिक का मतलब है H+ आ रहा है ना मेरे पास, तो मैं अपना नेगेटिव चार्ज इजीली दे दूंगा उसको। H+ साइज में भी छोटा है, कहीं पे मुझे जाके थोड़ी ना अटैक करना है। तो इसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, CBA इज द बेसिसिटी ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब नोट का दूसरा पॉइंट है जिसमें मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं NH2NH2, और ये है बेटा मेरा अमोनिया। अब इसमें आपको बताना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल और कौन अच्छा बेसिक है। ठीक है, खुद से बताएंगे। अच्छा, दूसरा हो गया ये, तीसरा इसी में मैं आपको दे देता हूँ, हाइड्रोजन अमोनिया हो गया, और तीसरा मैं इसके साथ परऑक्साइड दे देता हूँ। ये H है, ये H है, और ये वाटर है। इसमें भी आपको वही न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बताना है। एक और आपको मैं देता हूँ चौथा, ये अमीनो हाइड्रोक्साइल है, और इसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अमोनिया से। अमोनिया से कर लेते हैं, हाँ चलेगा, अमोनिया से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपको जल्दी से बताने। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए मतलब कहीं पे जाके अटैक करना, और अटैक करने के लिए इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, मतलब एक इधर से भी जा सकते हैं, एक इधर से भी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर ए और बी में देखें, ये ए है, ये बी, इसके पास अटैक करने के लिए सिर्फ ए की पोजिशन है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, न्यूक्लियोफिलिस। लेकिन मेरे भाई बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देने से क्या बनेगा, हम जैसे कहते हैं ना, GOC में हमने पढ़ा था एसिड वो अच्छा होता है जो H+ लूज करने के बाद जिसका एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा एसिडिक। तो बेसिसिटी में जस्ट उल्टा, लोन पेयर देने के बाद जो केटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा बेसिक। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं केटाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा NH3+, और ये हो जाएगा NH2, क्योंकि अभी एक H+ गया तो ये क्या बन गया, NH3+। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता पॉजिटिव चार्ज क्यों है। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर कोई लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देता है तो हमेशा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और उसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा। ये केस हुआ। और NH3 देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4+। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, और काम की बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे NH3+ बन गया है, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं कि ये जो बगल वाला नाइट्रोजन है बैक बॉन्डिंग कर सके, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल होता नहीं, तो नॉर्मल NH2 फिर क्या करेगा, अपना -I लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
ऑलरेडी NH3 प्लस है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहे हो, तो ये डी स्टेबल, ये भी डी स्टेबल है, लेकिन इससे एटलीस्ट कोई खींच तो नहीं रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिसिटी का आंसर जो आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, B इज ग्रेटर देन A। ये क्या है, बेसिसिटी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। तो पहले वाले में भी A और B में कौन हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B न्यूक्लियोफिलिसिटी, और बेसिसिटी में क्या आएगा, B इज ग्रेटर देन A बेसिसिटी। सेम नीचे वाले में फंडा हो जाएगा, नीचे वाले में भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये फंडा किसका हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का। जल्दी से ये दूसरा नोट का पॉइंट लिख लेना। तो अभी हम रूल नंबर 2 पढ़ रहे थे, जल्दी से इतना लिखो, उसके बाद अपन रूल नंबर 3 पे माइग्रेट करते हैं। जल्दी से इतनी कहानी लिखिए आप। तो आई होप आपने 2nd पॉइंट समझ लिया होगा, इंपॉर्टेंट था। अब 3rd पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के रूल्स पे देखते हैं। तो 3rd पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन डोनर्स एटम आर रिलेटेड टू सेम पीरियड। अगर डोनर एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो सेम पीरियड में होंगे तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, कौन अच्छा बेसिसिटी होगा। तो मेरे भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सपोज मैं ले रहा हूँ CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। तो आप मुझे बताओ कौन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो भैया मैं अपने क्यों कहीं पे जाके अटैक करूं और मैं अपना नेगेटिव चार्ज क्यों किसी H+ को दूं, क्योंकि मैं खुद स्टेबल हूँ। तो ये अपना देगा नहीं, तो जो लीस्ट बेसिक होगा वही, जो सबसे अनस्टेबल होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक भी अच्छा होगा, और वही क्या होगा मेरे भाई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर इसमें क्या आया, सेम आ गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 आप बताएंगे। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास PH2 माइनस, मैं कह रहा हूँ SH माइनस, और मैं दे रहा हूँ Cl माइनस। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, कौन अच्छा बेसिसिटी। और 3rd में आपको दे रहा हूँ अमोनिया और वाटर ले लो, और 4th आपको ले लो PS3 और H2S। ध्यान से देखो, सिंपल सा फंडा यार, सिंपल सा फंडा ये है मेरे भाई कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो अपना H+ ये अपना नेगेटिव चार्ज H+ को क्यों ही देगा और कहीं जाके अटैक भी क्यों करेगा। तो सेम ऑर्डर आएगा कुछ ऐसा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का, ठीक है। तो ये किसकी बात थी, पीरियड की बात थी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में। ग्रुप में याद रखना, ग्रुप में फंडा है, ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ज़्यादा लोचा है, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी से इतनी कहानी लिखो, उसके बाद मैं आपको ग्रुप की चर्चाएँ सुनाता हूँ। तो आपने लिख लिया होगा पीरियड के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर व्हेन डोनर्स एटम्स आर रिलेटेड टू सेम ग्रुप, अगर ग्रुप सेम होता है तो जनरली मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहला पॉइंट ये लिखना कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है। रीज़न सबका समझाता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में लोचा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, लेकिन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे भाई बहुत ही काम की बात मैं बोलने जा रहा हूँ, अप्रोटिक सॉल्वेंट। पहले मतलब समझ लो, बेसिसिटी का क्या मतलब है कि H+ भैया मेरे पास आएगा। अगर मैं स्टेबल हूँ तो मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूँ। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ, आप जानते हैं ये F- है, ये Cl- है, ये Br- है, ये I- है। तो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होता है, I-। क्यों, क्योंकि एटम की साइज बढ़ती तो चार्ज कट, अब फ्लोरीन इतना छोटा, क्लोरीन इतना बड़ा, ब्रोमीन इतना बड़ा, आयोडीन इतना बड़ा। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज चारों तरफ क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, मतलब फैल जा रहा है। और चार्ज जितना ज़्यादा फैलता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो I- बहुत स्टेबल था, Br- कम स्टेबल था, Cl तो सबसे ज़्यादा स्टेबल I- था। तो बेसिक कौन अच्छा हो जाएगा, F-, देन Cl-, देन Br-, देन I-। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिंपल था। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कहीं पे जाके अटैक कर रहे हैं, मतलब मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब रिएक्शन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है तो सॉल्वेंट का बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर रोल होगा। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इंक्रीज होती है और जबकि अप्रोटिक में डिक्रीज होती है। अब ध्यान से देखिएगा इस कहानी को, इंपॉर्टेंट कहानी, और ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूँ,
कैसा सॉल्वेंट लेता हूँ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप समझ भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, एकदम आग लगा देने वाली, जहर, जहर कह सकते हैं ना, जहर जानते हो, जहर वाली बात है ये। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो क्या रहा है, अगर मैं अभी आपसे पूछूँ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, तो सब कहेंगे I माइनस का साइज़ बड़ा होगा, ये क्या है, साइज़ का ऑर्डर। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान से देखना, अब मैं कैसा सॉल्वेंट ले रहा हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये F माइनस, तो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इसको चारों तरफ से घेरेगा, क्या घेरेगा, मतलब लाखों वाटर के मॉलिक्यूल क्या आएंगे, इसको चारों तरफ से घेरेंगे। और ये खुद साइज में क्या है, छोटा है, तो चारों तरफ से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको घेरेंगे। जबकि Cl माइनस क्या है, खुद साइज में थोड़ा बड़ा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा इसके पास घेर नहीं पाएंगे, और इसका इतना ज़्यादा घेरेंगे कि वो जो F माइनस है पहले साइज में इतना छोटा था, वाटर चारों तरफ से इसको घेर लिया। तो अगर मैं आप पूछूँ आपसे क्या F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस हाइड्रेटेड फॉर्म में, कैसे, एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी है, एक्वस फेज में बताने, तो F माइनस पहले साइज में छोटा था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या है, चारों तरफ से घेर लिया, तो अब साइज जो होती है वो F माइनस की बढ़ जाती, तो साइज का ऑर्डर मेरे भाई क्या आता है, कुछ ऐसा आता है, वो भी कैसे, एक्वस फेज में, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से घेर के इसकी साइज बढ़ा देगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी हम चाहते हैं कहीं पे अटैक करना, और मैंने पहले भी कहा था अगर मुझे कहीं पे अटैक करना तो साइज में मुझे क्या होना पड़ेगा, छोटा। अगर मैं साइज में बड़ा हूँ तो मैं कहीं ईजिली जाके अटैक नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, फिर आएगा F माइनस। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और किस में हमने देखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा फैक्टर रोल है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि सॉल्वेंट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अभी हमने सीखा था F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अगर मैं इनको किस में लेता हूँ, अप्रोटिक सॉल्वेंट में। अप्रोटिक सॉल्वेंट में सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, S डबल बॉन्ड हो, CH3 सल्फर पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन मुझे पता है F माइनस के पास ये सल्फर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनके और इनके बीच में क्या लगेगा, हिंड्रेंस लगेगा। क्या, तो F माइनस जितना साइज में था उतना ही रहता है, जबकि I माइनस की साइज तो ऑलरेडी बड़ी होती। तो इस बार साइज में कौन बड़ा है, I माइनस एक्चुअल में बड़ा है, क्योंकि इस बार जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हमारे एनायंस को सॉल्वेट नहीं कर रहे, मतलब चारों तरफ से घेर नहीं रहे। तो एक्चुअल में साइज किसकी बड़ी है, I माइनस की। I माइनस की साइज बड़ी रहेगी, तो बेटा F माइनस छोटा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा मेरे भाई, ज़्यादा होगा। लेकिन कौन सा सॉल्वेंट लेने पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी आया ये, लेकिन मेरे भाई कौन सा सॉल्वेंट लेने पे, अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ध्यान से देखिएगा, जल्दी से इस कहानी को समझिए। वापस से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस नॉर्मल फेज में, गैस फेज में, तो अपन क्या देख रहे हैं, I माइनस साइज में बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनायंस को क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं, जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को सॉल्वेट नहीं करते। तो एनायंस को अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो सॉल्वेट कर रहे हैं, तो F माइनस की साइज को क्या हो जाएगी, चारों तरफ से सॉल्वेंट क्या करेगा, उसको घेर लेगा। घेरने की वजह से F माइनस फूल जाएगा, एकदम फूल के बहुत बड़ा सा हो जाएगा। जबकि I माइनस खुद साइज में बड़ा है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से उतना ज़्यादा घेर नहीं पाएंगे। तो एक्वस फेज में F माइनस की साइज बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू I माइनस। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, जो साइज में छोटा वो कहीं पे जाके अटैक करेगा। तो साइज में छोटा कौन, I माइनस हुआ, I माइनस। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस के। सेम चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, दैट्स वाई अप्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, SN1 SN2 में भर के ये आएगा, फिर वहाँ मत रोना, अभी अच्छे से समझ लो, क्योंकि वहाँ दोबारा चीज़ आएंगी यही चीज़, फिर मैं वहाँ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तो भर के आने वाला है, समझ लो आप, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको और कराता हूँ, तो एग्जाम्पल देता हूँ और ध्यान से बताइएगा आप, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार Cl माइनस में वाटर में ले रहा हूँ और एक बार मैं Cl माइनस DMSO में ले रहा हूँ, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से बताइएगा। पहला क्वेश्चन, Cl माइनस में एक्वस फेज में ले रहा हूँ, एक्वस फेज में, और एक बार मैं Cl माइनस DMSO में ले रहा हूँ, तो कौन अच्छा सॉल्वेंट होगा, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एक बार मैं OH माइनस ले रहा हूँ, SH माइनस ले रहा हूँ, किसमें सॉल्वेंट है हमारा
वाटर एक्वस H2O H2O, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? थर्ड, इसी चीज़ को मैं OH माइनस को DMSO में ले रहा हूँ और SH माइनस को भी किस में ले रहा हूँ? DMSO में ले रहा हूँ, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? और इसमें और आपको मैं, हाँ ठीक है, हाँ इतनी कहानी अगर आप बता लेते हो तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्वस फेज में तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेगा, तो ये साइज में बड़ा हो जाएगा, तो साइज में छोटा ये होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा ये हो जाएगा। इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल है तो चारों तरफ से साइज में किसको ज़्यादा घेरेगा? क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा इसको घेरेगा, तो साइज में छोटा ये रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा। ये सेम चीज़ मेरे भाई DMSO में, अब यहाँ पे DMSO हो गया ना, तो DMSO में साइज में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा है, तो भैया इस बार न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ ये आया क्या? तो ये कहानी थी बेटा। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में सीखा, बेसिसिटी के बारे में सीखा। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसके? लिविंग ग्रुप, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिगुअलिटी न्यूक्लियोफिगुअलिटी के बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास को इतना एंड करते, ज़रूर पढ़िएगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी मैंने आज आपको सुनाई है, ये सारी कहानियाँ मैं SN1 SN2 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वापस से ये सब आएगा। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बार बार मैं सॉल्वेंट पे इतना जोर डाल रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना, जल्दी से इतनी कहानी लिखिएगा, बाकी टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ते रहना। आपका सिलेबस मैं टाइम पे करा दूंगा, आपको बस मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके क्या पढ़ेंगे? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, इलेक्ट्रोफिगुअलिटी, न्यूक्लियोफिगुअलिटी। उसके बाद अपन आ जाएंगे, आपको मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा कि आगे चल के हम किस तरीके के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर अगला हमारा फाइनल हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट, फिर हम SN1 SN2 में आ जाएंगे। तो मतलब इसके बाद 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में हो जाएगा, फिर हमारा SN1 SN2 कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।